डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टैरिफ पर ट्रंप को झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया टैरिफ फैसला। ट्रंप ने रद्द किए बड़े टैरिफ, सभी देशों पर लगाया जाएगा 10% नया टैरिफ। ट्रंप ने कहा व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं। झारखंड विधानसभा सत्र में शुक्रवार पर एसआईआर पर घमासान के बाद आज भी हंगामे के आसार। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, जेएमएम भी निशाने पर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। परीक्षाएं 20 मार्च को संपन्न होंगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा सख्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स पे और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भी अपने रुख में बदलाव से इनकार किया। उन्होंने 150 दिनों के लिए 10% अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान किया और नया कार्यकारी आदेश जारी करने की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देते हुए उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में चल रही इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम के भीतर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के 8 से 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोड के माध्यम से परिसर में प्रवेश कर गए और मंच के पास पहुंचकर कपड़े उतारकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाएगा। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस घटना को देश के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि जब भारत वैश्विक मंच पर तकनीकी नेतृत्व दिखा रहा है, तब कांग्रेस ने सम्मान के बजाय बाधा उत्पन्न करने का रास्ता चुना है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को तीसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया। इस पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार से सवाल करते हुए जेपीएससी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का मुद्दा उठाया और वंचित अभ्यर्थियों को लेकर अपनी मांग रखी। रांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी यह प्रक्रिया चल रही है और झारखंड में भी होगा। यह भारत का संवैधानिक प्रावधान है और इसे कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और कार भी जब्त कर ली है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक कंपनी के डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा की एक अदालत ने बहुचर्चित पोर्नोग्राफी मामले में फैसला सुनाते हुए सिंचाई विभाग के जेई राम भवन और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपियों पर बच्चों के साथ गंदी हरकत करने, उनकी अश्लील वीडियो बनाकर विदेशों में बेचने और इससे लाखों रुपए कमाने का आरोप था। अदालत ने मामले में प्रस्तुत तमाम साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह कठोर सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ित बच्चों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने इसे अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए स्पष्ट किया कि आरोपियों ने मासूम बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य किया, जो समाज और कानून दोनों के लिए अस्वीकार्य है।
दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयब लाल किला के सामने धमाके की साजिश रच रहा है। वहीं अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है और लाल किला समेत मंदिरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयब भारत की राजधानी दिल्ली में हमले की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक के पास स्थित मंदिर समेत देश कई धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर है। बता दें कि दिल्ली में पिछले साल ही 10 नवंबर 2025 को लाल किला के पास आतंकी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं पुलिस की जांच में लाल किला के पास हुए हमले के पीछे आतंकी कनेक्शन ही सामने आया था। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं 20 मार्च को संपन्न होंगी। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस साल बोर्ड परीक्षा में 21,05,252 परीक्षार्थी शामिल हैं। हाई स्कूल में 1,722, व्यक्तिगत जबकि 11,544 संस्थागत परीक्षार्थी शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 3,637, व्यक्तिगत जबकि 99,349 संस्थागत परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा संपन्न करने के लिए प्रदेश में 1,261 बनाए गए हैं केंद्र। इसमें 156 संवेदनशील जबकि अति संवेदनशील 6 केंद्र बनाए गए हैं। चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह संगीत उत्साह और लोक संस्कृति के रंग में रंगी रही। टकनपुर में सजे भव्य मंच पर देर रात तक गीत संगीत की ऐसी महफिल जमी कि पूरा मंडल झूम उठा। आकर्षक रोशनी और आधुनिक साउंड इफेक्ट्स के बीच दर्शक लोक भवनों पर थिरकते नजर आए और माहौल संगीतमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के लोकप्रिय हिमनाद बैंड की दमदार प्रस्तुति से हुई। शहरी के नेतृत्व में बैंड ने कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों को आधुनिक संगीत संयोजन के साथ प्रस्तुत कर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक धुनों और आधुनिक बीट्स के अनूठे संगम ने पहाड़ की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत कर दिया। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। उत्तराखंड की राजनीति में आज बागेश्वर की ऐतिहासिक धरती से बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कुमाऊं संवाद कार्यक्रम के तहत कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में निकाली जा रही यात्रा आज बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में पहुंची। जब मीडिया से बातचीत में आशीष नेगी ने सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली। यूकेजी नेता का साफ कहना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के भविष्य का निर्णायक चुनाव होगा। उन्होंने कहा, अगर 2027 में यूकेडी की सरकार नहीं बनी तो उत्तराखंड पूरी तरह बर्बादी की ओर चला जाएगा। देहरादून के अजबपुर खुर्द में सड़क को अवरुद्ध कर रही स्कूटी हटाने को कहा तो आरोपियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान घर में तोड़फोड़ की और एक व्यक्ति की टांग तोड़ दी। यह घटना सवाल उठाती है कि देहरादून में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे प्रतिदिन आम जनमानस में असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। अजबपुर के गणेश बिहार निवासी अमित चौहान ने बताया कि उनके घर के गेट के सामने समीर निवासी शीतला बिहार ने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी थी, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। अमित ने जब स्कूटी हटाने को कहा तो समीर ने अभद्र भाषा और गाली गलौज शुरू कर दी और धमकी भी दी। इस दौरान समीर ने कहा सुनी हो गई और थोड़ी देर बाद समीर, राहील और उसके अन्य 20 साथियों ने अमित चौहान के घर में घुसकर हमला कर दिया। अमित चौहान का पैर भी तोड़ दिया। अंधेरी रात में मासूम गायब। हरिद्वार की एक सन्नाटे भरी रात अचानक सनसनी में बदल गई जब एक तुलसी चौक इलाके में फुटपाथ पर सो रहे परिवार के बीच से 2 साल की मासूम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात शख्स बच्ची को उठाकर ले गया और परिजनों की आंख खुलते ही चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया और पूरे शहर में नाकेबंदी जैसे हालात बना दिए। बच्ची सुरक्षित मिल गई है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, आखिर भीड़-भाड़ वाले शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला कौन था और उसका मकसद क्या था? पुलिस अब इस रहस्यमय अपहरण की परतें खोलने में जुटी है।
बरेली जिले के विशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में एक बार फिर घर को अस्थायी मस्जिद बनाकर सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी 16 जनवरी को यही मुद्दा विवाद का कारण बना था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के अनुसार गांव के लगभग 200 परिवारों ने नाराजगी जताते हुए पलायन की चेतावनी दी थी। फिलहाल बरेली जिला प्रशासन के द्वारा एक नोटिस के माध्यम से घर में नमाज न अदा करने को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। जहां कन्नौज के छिबरामऊ में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। बुजुर्गों को अकेला पाकर पड़ोसी महिलाओं और पुरुषों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, लेकिन महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पीड़ित को जान माल का खतरा है और वह एसपी से शिकायत करने की बात कह रहा है। कसिया थाना क्षेत्र के महुई खुर्द गांव में जमीन पैमाइश के लिए गए एसडीएम और राजस्व टीम को एक पक्ष के लोगों ने घेर लिया। हबीबुल्ला और जग्गन के बीच जमीन का विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस टीम के साथ एसडीएम संतराज सिंह बघेल पहुंचे थे। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर विरोध किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की और 7 महिलाओं समेत 12 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। लखनऊ में जीएसटी कर चोरी के बड़े संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक का फर्जी लेन देन किया गया। करीब 37 लाख रुपए की कर चोरी उजागर हुई है। डीसीपी अपराध कमलेश दीक्षित ने इस मामले की जानकारी दी है। यूपी के महुआ में इंसानी साहस और जंगली दरिंदगी के बीच हुई सीधी टक्कर का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जनपद के कुलपहाड़ कस्बे में एक आदमखोर सियार ने बकरियां चरा रही महिला पर जानलेवा हमला किया और उसका हाथ अपने जबड़ों में जकड़ लिया। सियार का शिकार हुई महिला की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे परिजन अपनी जान की परवाह किए बिना सियार से भिड़ गए। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायल महिला को इलाज के लिए सीएचसी कुलपहाड़ में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। मथुरा के कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक व्यक्ति द्वारा एक वीडियो जारी कर खुलेआम 25 निर्वाचित सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी गई है। ज्ञापन में कहा गया कि उक्त व्यक्ति ने अपने वीडियो में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होने की बात कही है। कहता इस तरह का बयान देकर न केवल राहुल गांधी की जान को खतरा उत्पन्न किया है, बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास किया। कांग्रेस कमेटी ने एसएसपी से अपील की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया है कि वह कभी भी बॉलीवुड नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के साथ बातचीत में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बॉलीवुड छोड़ना चाहती थी। जब मैं हिंदी फिल्मों में काम कर रही थी तो कई वजहों से मुझे लगा कि मैं लिमिटेड हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा, एक कलाकार के तौर पर मुझे एक तरह से उन मौकों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो मेरे लिए रोमांचक हो। मैं अमेरिका में काम करने लगी और मुझे लगता है कि लगभग 12 साल बाद मुझे सच में कमाल का काम चुनने का मोमेंटम मिल रहा है और यह आसान नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच तेजी से जांच कर रही है। अब इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक प्रमुख कथित सदस्य हरिचंद्र उर्फ हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई अभिनेता के मैनेजर को मिले धमकी भरे वॉइस नोट और फिरौती की मांग के संबंध में प्रारंभिक जांच के बाद की गई। पुलिस ने रणवीर सिंह के मैनेजर को मिली धमकी भरी वॉइस नोट को सत्यापन के लिए पंजाब और हरियाणा भेजा था।
मुंबई पुलिस के अनुसार वॉइस नोट भेजने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार यह वॉइस नोट एक अमेरिकी फोन नंबर से भेजा गया था और इसमें 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इससे पहले मुंबई पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया था कि अभिनेता को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी और 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग मिली थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी भरा संदेश रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हुआ था। संदेश भेजने वाले ने अपना नाम हैरी बॉक्सर बताया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस वॉइस नोट को पंजाब और हरियाणा की एजेंसियों को सत्यापन के लिए भेजा। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।